उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बुलाया है। आज 18 जिलों में इस सम्मेलन का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे वाराणसी में इस सम्मेलन में भाग लेंगे, तो वहीं यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में, जबकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर और संगठन प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ में सम्मेलन में शामिल होंगे। खास बात यह है कि यह सम्मेलन 20 सितंबर तक चलेगा, जिसका 403 विधानसभाओं में आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी और आमी नदी का पानी नेशनल हाईवे 29 पर पहुंचने के बाद वहां ट्रैफिक रोक दिया गया, जबकि रिहायशी इलाकों में भी इन नदियों का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई और अब लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि आमी और राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इनका पानी गोरखपुर से बनारस को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 29 तक भी पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासन ने फौरन वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया। फिर कुछ लोग जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल की ओर जाते दिखे। वहां से सामने आई तस्वीर में हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पानी में टूट गया, जिसकी मरम्मत का काम भी तेज कर दिया गया। अभी तो ये नदियाँ बढ़ाव पे ही है। आमी नदी अभी भी बढ़ रही है, हालत बहुत खराब हो चुका है। इस नेशनल हाईवे के अलावा वहां के एक रिहायशी इलाके में भी इन नदियों पर पानी का कब्जा दिखा। इस इलाके के ज्यादातर मकान पानी में डूबे दिखे और खेत खलियान भी इससे नहीं बच पाए। नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर से लोग डरे हुए हैं। स्थानीय ग्रामीण जो है वो पूरे दहशत में है कि जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बताया गया कि कुछ लोग तो जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर भी चले गए, जबकि कई लोग भी अभी वहां रह रहे हैं। पंजशीर पर कब्जे के लिए खूनी जंग जारी है। जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, पंजशीर पर कब्जा करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पंजशीर की घाटी में एनआरएफ के लड़ाके ऊंचाई वाले ठिकानों पर डेरा डालकर बैठे हैं और उनसे निपटना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। एक दिन पहले पंजशीर में जबरदस्त जंग हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से पूरी घाटी गूंज उठी। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए हमला किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। एनआरएफ का दावा है कि उसने 200 तालिबानी पकड़े, जबकि तालिबान के कई लड़ाकों की मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया था, जिसके बाद काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग भी की थी। यूपी के पीलीभीत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक दरोगा और सिपाही पर ऑटो ड्राइवर से मारपीट करने का आरोप लगा। मारपीट के वक्त दोनों पुलिस वाले शराब के नशे में धुत बताए गए, जिनको वहां मौजूद कुछ लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और थाने ले जाने लगे, जिसका इन पुलिस वालों ने विरोध किया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दरोगा लोगों से बचने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोग इस पुलिस वाले का मोबाइल से वीडियो बनाने के लिए कहते हुए सुनाई दिए। तभी मोटरसाइकिल सवार भी वहां से गुजरे, लेकिन किसी की भी हिम्मत दरोगा को पकड़ने की नहीं हुई, जबकि सिपाही को लोगों ने पकड़ लिया और उसे खींचते हुए थाने ले जाने लगे। दारू पी के मार रहे हैं, दारू पी के। इस दौरान इस सिपाही ने अपनी पहचान छिपाने की बहुत कोशिश की, मगर लोगों के आगे उसकी एक ना चली। बहुत मारा, गौतम भाई को मार रहे हैं यार। सड़क पर हो रहे इस हंगामे को देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई। बताया गया कि ये पूरी घटना पीलीभीत के गजरौला थाने के पास की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसपी ने फौरन दोनों आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। सीएम योगी आज यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम योगी मेहरीपुर जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ राप्ती नगर में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और लोगों को बाढ़ राहत किट देंगे। इसके बाद योगी स्वच्छता अभियान का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें, सुबह 11:45 पर योगी कौड़ी राम के सर्वोदय इंटर कॉलेज और फिर गोला के वीएसएवी कॉलेज पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित परिवारों को खाने पीने का सामान बांटेंगे। बिहार के छपरा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक क्लिनिक के स्टाफ और महिला मरीज के साथ आए लोगों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि इस महिला का पर्स और कुछ जरूरी चीजें गायब होने पर यह हंगामा हुआ।
जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दोनों पक्ष एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते दिखे। ये देख मौके पर मौजूद बाकी लोग डर गए और वो पीछे हट गए। हालांकि इसी बीच कुछ लोग इनको शांत करवाते नजर आए, मगर उनकी ये कोशिश बेकार साबित हुई। इस मारपीट में 2 लोग लाल टी शर्ट पहने एक आदमी को बुरी तरह से मारते दिखे, जबकि मारपीट में शामिल कुछ लोगों ने एक आदमी को पकड़ रखा था। तभी वहां मौजूद एक शख्स ने डंडे से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि इस झगड़े में दोनों पक्षों के कुछ लोगों को चोट भी आई। दुनिया के टॉप लीडर्स को पीछे छोड़ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एजेंसी के एक नए सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक 70% लोगों की पहली पसंद पीएम मोदी हैं। उनके बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी हैं, जबकि 5वें नंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। चीन में राजधानी बीजिंग समेत वहां के कुछ प्रांतों में फिर से शुरू हुई जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां के मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की और लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। क्योंकि बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी तस्वीरें राजधानी बीजिंग से भी सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां के एक इलाके के अंडरपास में इतना पानी भर गया कि सड़कें ही दिखना बंद हो गईं और वहां खड़े कुछ लोग इस पानी के आगे बेबस दिखाई दिए, जबकि एक दूसरे इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कुछ गाड़ियां आधी डूबी नजर आईं। हालांकि जो लोग अपने घरों से कामकाज के लिए बाहर निकले, उन्हें बारिश से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करना पड़ा। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें लिया ओनिंग प्रांत से भी सामने आईं। वहां भी इतनी जोरदार बारिश हुई कि कुछ ही घंटों में रिहायशी इलाकों और बाजारों की सूरत बिगड़ गई। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी, उन पर पानी का कब्जा दिखा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक सामान ढोने वाली छोटी गाड़ी पानी में फंसी दिखी, जबकि एक कार को 8-9 लोग पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। तो वहीं एक स्कूटर सवार ने पानी से भरी सड़क से गुजरने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाई, लेकिन गनीमत रही कि वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने किसी तरह उसे बचा लिया। वहां के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। इस बारिश के बीच चल रही तेज हवाओं ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। काबुल एयरपोर्ट को जरूरी सेवाओं के लिए खोल दिया गया। काबुल एयरपोर्ट को जरूरी सेवाओं के लिए खोल दिया गया है और घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ये हवाई अड्डा बंद था। बीजेपी की छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के सीएम भूपेश बघेल पर दिए बयान पर घमासान तेज हो गया। 3 दिन पहले जगदलपुर में डी पुरंदेश्वरी ने ये बयान दिया था। आप संकल्प लेके जाएं। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर टूटेंगे ना, उस टूट में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने इस बयान को छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान बताया। छत्तीसगढ़िया होना, किसान होना हमारे लिए स्वाभिमान की बात है और इसको इन्होंने ललकारा है, चुनौती दी है। फिल्म थलाइवी के रिलीज से पहले चेन्नई पहुंची एक्टर कंगना रनौत ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को श्रद्धांजलि दी। ये फिल्म तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जिंदगी पर बनाई गई है, जो 10 सितंबर को रिलीज होगी। मणिपुर सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 रुपए प्रति लीटर तक घटाने का ऐलान किया। तालिबान भले ही अपनी ताकत के गुरूर में हो, लेकिन उसके खिलाफ एनआरएफ ने पूरे पंजशीर सूबे में बगावत का ऐलान कर दिया है। ऐलान के मुताबिक पंजशीर के हर शख्स को तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहा गया है। इस बीच ये भी खबर है कि शूतुल और अनाबा में तालिबान और नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों के बीच भयंकर घमासान छिड़ा हुआ है और इस जंग में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पंजशीर में जारी है जंग। एनआरएफ और तालिबान के बीच घमासान। काबुल पहुंचे आईएसआई चीफ फैज हामिद। पंजशीर में होगा तालिबान ढेर।
अफगानिस्तान की सियासत के बिसात पर जारी शह और मात का खेल और भी पेचीदा होता जा रहा है। दरअसल एक तरफ तालिबान अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो पंजशीर में एनआरएफ के लड़ाकों से जंग लड़ रहा है। दरअसल पंजशीर के कब्जे को लेकर तालिबान और एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के बीच जंग जारी है। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए बड़ा हमला किया और इसके बाद उन्होंने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया। पंजशीर पर कब्जे की जानकारी मिलते ही काबुल में भी तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग की। इसके साथ साथ तालिबान ने यह भी दावा किया कि मोहम्मद मसूद और अमरुल्लाह सालेह विदेश भाग गए हैं, लेकिन CNN न्यूज 18 से बात करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के इन तमाम दावों को गलत बताया और तालिबान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा किया। Media reports about my escape from Afghanistan is baseless. I am in my base in the Panjshir Valley. I am talking to you from there. I have had several meetings with our commanders and with the political leaders. There is no doubt it's a difficult situation. We are under invasion of the Taliban. They are Al-Qaeda allies and other terrorist groups from the region and beyond. They are being backed by Pakistan as usual. They have had casualties. No doubt we have had casualties. Yesterday I attended the funeral of my fallen brothers who lost their lives in this sacred and holy defense of Afghanistan. The reason for sharing this video with you is to assure you that all the reports regarding my escape are false. It's propaganda, it's fake news. I am here. We will not escape. We will not surrender. We are standing for Afghanistan. Resistance is continuing. इस बीच एनआरएफ यानी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने ख्वात में तालिबान को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। खबर है कि एक दिन पहले ख्वात में करीब 1000 तालिबानी लड़ाके पहुंचे थे। इनमें से करीब 300 लोग भाग गए, जबकि 200 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया। एनआरएफ का कहना है अगर अमेरिका उनका साथ दे तो वो तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। यूएस अगर किसी भी तरह का इक्विपमेंट सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, और यूएस ही क्यों, बाकी वो सभी देश जो मानवता में विश्वास करते हैं, अगर वो पंजशीर के लड़ाकों का साथ दे तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि तालिबान को काफ़ी नुकसान होगा और अफगानिस्तान को वापस मेन स्ट्रीम में लाना आसान होगा। दरअसल पंजशीर तालिबान की दुखती रग है। इससे पहले भी 1996 से 2001 में बनी पहली तालिबानी सरकार भी पंजशीर पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाई थी। इस बार एक बार फिर तालिबान के लिए पंजशीर में एनआरएफ एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एनआरएफ के मुताबिक कई तालिबानी नेता और उनके गुट एनआरएफ में शामिल हो रहे हैं और ये वीडियो इस बात की तस्दीक कर रहा है। इनमें एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद को बदखशा में उन तालिबानी लड़ाकों का स्वागत करते देखा जा सकता है जो तालिबान का साथ छोड़कर उनके लिए लड़ने को तैयार है। तालिबान अपने आप को बड़ा समझता हो, लेकिन पंजशीर का जो जज्बा है, जो लड़ने का जज्बा है, जो जान देने का जज्बा है, अपनी ज़मीन की रक्षा करने का जज्बा है, मुझे नहीं लगता कि तालिबान उससे पार पा पाएगा। इस सब के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आई है और वो ये कि दुनिया भर में बदनाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद तालिबान के न्योते पर काबुल पहुंचे। ये तस्वीर तालिबान और पाकिस्तान के बीच नापाक साजिश की तस्दीक कर रही है। जानकारी के मुताबिक तालिबान की सर्वोच्च फैसला लेने वाली परिषद ने जनरल फैज हामिद को काबुल आने का न्योता दिया था। ISI चीफ का इस समय अफगानिस्तान दौरा और वो भी तालिबान के सो कॉल्ड इन्विटेशन पर जाना अपने आप में इंडिकेट करता है कि इवन तालिबान पाकिस्तान की सेना से ऊपर ISI को महत्व देता है, क्योंकि ISI ही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको हर तरह का सपोर्ट देती है।
ये आईएसआई चीफ फैज हामिद का पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान का दूसरा दौरा है। ये 21 अगस्त 2021 की तस्वीर है और इस एक सबूत ने पाकिस्तान और आतंक के सरगनाओं के रिश्ते को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया था। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हामिद को तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरे नेताओं के साथ नमाज अता करते साफ देखा जा सकता है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की लिखी स्क्रिप्ट पर तालिबान नाच रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान खुलकर लड़ाई में तो साथ दे या ना दे, लेकिन मॉरल सपोर्ट तालिबान को ज़रूर देगा, क्योंकि तालिबान का जो असर पाकिस्तान पर खुद आ सकता है, उससे बचने का उनके पास और कोई तरीका नहीं होगा। अफगानिस्तान की सियासी बिसात पर एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई ऐसे आतंकियों के चेहरे कैमरे में कैद होने लगे हैं जिनकी झलक दशकों से किसी ने नहीं देखी थी। और इस वीडियो में दिख रहा ये शख्स अमीन उल हक है। गाड़ी में बैठे अलकायदा कमांडर की तस्वीरें जब कैमरे में रिकॉर्ड हुई तो उसने बाकायदा गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया और शान से अपना चेहरा दिखाया। इतना ही नहीं, उसे देखने के बाद कुछ लड़कों ने बाकायदा उसके साथ सेल्फी भी ली। अमीन उल हक को अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन का बेहद करीबी माना जाता था। अमीन उल हक अलकायदा को हथियार सप्लाई करता था। ऐसा माना जाता है कि अमीन उल हक लादेन का सिक्योरिटी इंचार्ज भी रहा है। 2001 में उसने लादेन की जान भी बचाई थी। इतना ही नहीं, अमीन रूसी सेना के खिलाफ जंग भी लड़ चुका है और 2001 की ग्लोबल आतंकियों की लिस्ट में उसका नाम भी शुमार था। आईएसआई ही वो एजेंसी है जो अफ़गानिस्तान की कोई अच्छाई नहीं कर सकती। तालिबान के थ्रू आईएसआई का जो लिंक है वो पूरी दुनिया के लिए एक खौफ है, एक डर है, आतंकवाद से रिलेटेड शुरुआत है। मुझे नहीं लगता कि इवन तालिबान आईएसआई को वो इज्जत देना चाहेगा। दरअसल दुनिया इसी बात से डरी हुई है कि तालिबान राज में अफगानिस्तान दोबारा आतंकियों का गढ़ ना बन जाए और अलकायदा के कमांडर अमीन उल हक का अफगानिस्तान में दिखना पूरी दुनिया के लिए खतरे की एक घंटी है। ये बात इस तरफ भी इशारा कर रही है कि अलकायदा के आतंकी तालिबान राज में एक बार फिर सर उठाने लगे हैं और आने वाले वक्त में तालिबान, आईएसआई और अलकायदा का ये नापाक गठजोड़ दुनिया के लिए किसी नई मुसीबत का बायस बन सकता है। दिल्ली के नरेला में बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। नरेला में बदमाशों ने सरेआम लूट को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश दुकानदार को गोली मारकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल सरकारी स्कूल 14 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इससे पहले राज्य में स्कूलों को 28 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया गया था। राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं क्लास की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाए जाने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बैंकों के बाहर लोगों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। कई जगह तो बैंकों के बाहर बड़ी संख्या में लोग बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी के प्लांट में धमाके के बाद आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, क्योंकि धमाकों के बाद वहां लगी आग की चपेट में आ गए। उस प्लांट की लपटें किसी ज्वालामुखी की तरह उठती हुई दिखाई दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने का काम तेज कर दिया गया। चंडीगढ़ में अकाली दल संयुक्त के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के करनाल और पंजाब के मोगा में किसानों पर की गई पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया है। विरोध करने के लिए अकाली दल संयुक्त के सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और उन्होंने चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की आवाज का घेराव करने की योजना बनाई। सभी प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका और लौटे जाने की सलाह दी। जब पुलिस के समझाने पर भी वो लोग नहीं माने तो फिर पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। पुलिस
पुलिस की इस कार्रवाई से कुछ लोग तो मैदान छोड़कर हट गए, लेकिन बाकी लोग वहीं डटे रहे। पुलिस ने सख्ती दिखाई तो प्रदर्शनकारी भी गुस्से में आ गए और उन्होंने वहां लगी बैरिकेड गिराने शुरू कर दिए। प्रदर्शनकारियों के हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने अकाली दल संयुक्त के कुछ कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया। बिहार के मधुबनी से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल पर लदी शराब की बोतलों को लूटने के लिए लोगों की होड़ मच गई। बताया गया कि कुछ लोग इस मोटरसाइकिल के जरिए नेपाल से शराब की तस्करी कर रहे थे। तभी उन्हें पुलिस के आने का पता चला और वो तस्कर वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन जब इस बात की जानकारी उस इलाके को लोगों को चली तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और वो शराब लूटने में जुट गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल दिखे। शराब लूटने के लिए उनमें कोई भी इस बात की परवाह करता हुआ दिखाई नहीं दिया कि इस तरह किसी को चोट भी लग सकती है। उन सब पर तो जैसे शराब लूटने का भूत सवार था। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए बीजेपी ने खास तैयारी की है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पीएम मोदी का जन्मदिन पार्टी सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर मनाया जाएगा और ये अभियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। 7 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और पीएम के तौर पर 20 साल पूरे हो रहे हैं और इसीलिए बीजेपी ने प्लान ये बनाया है कि सभी प्रदेश और जिलों में मौजूद पार्टी के दफ्तर में उनके व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी लगाई जाए। यही नहीं, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण बांटे जाएंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही नदी सफाई अभियान के तहत 71 नदियों की सफाई की जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय, इसके साथ ही डी पुरंदेश्वरी, विनोद सोनकर शास्त्री और राजकुमार चाहर को सौंपी गई है। स्मृति ईरानी ने अमेठी को कई परियोजनाओं का तोहफा दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी को कई परियोजनाओं का तोहफा दिया। स्मृति ईरानी ने बेनीपुर में 50 बेड के अस्पताल समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गंगा नदी का कहर झेल रहे बिहार के कटिहार में एक गांव के कुछ लोग बच्चों के लिए नाव पर मुफ्त में कोचिंग क्लास चला रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई करने के आरोप में एक सिपाही और दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि नशे में धुत सिपाही और दरोगा ने ऑटो ड्राइवर की पिटाई की थी, जिसके बाद एसएसपी ने दोनों पर एक्शन लिया। हरियाणा के पानीपत में लूट की एक अजीबोगरीब वारदात सामने आई है। वहां एक पिता ने अपने बच्चों को स्कूल की फीस भरने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से इस शख्स की नौकरी चली गई थी, जिसके बाद आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहा था। ऐसे में इस शख्स ने एसबीआई से पैसा निकलवाने वाली एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया और उसका पैसों का थैला लेकर भाग निकला। हालांकि बैंक के गार्डों ने पीछा कर आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 50,000 रुपये कटवाए थे, वो खोज के बाहर भाग लिया। एसबीआई के गार्ड के पीछे लगे, अगर रेलवे कटपाम थे वहाँ इसको पकड़ लिया। कितने पैसे बरामद हुए? इसके पास से 49,000 रुपये अलग से और 25 थे जी, 30,000 रुपये अलग से। इसको 79,000 रुपये बरामद हुए। फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इस मामले में 1 साल के अंदर पुलिस की एयरपोर्ट पर तैनात यूनिट ने 99 एजेंट को धर दबोचा है, जिन पर पासपोर्ट और वीजा बनाने में धोखाधड़ी करने का आरोप है। ताजा मामला 24 अगस्त का बताया जा रहा है, जब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वसीम और उस्मान, इसके साथ ही तनवीर और सलमान नाम के 4 लोग शारजहां होते हुए आर्मेनिया के लिए निकले। लेकिन वहां पहुंचने पर जब उनका वीजा चेक किया गया तो वो फर्जी निकला, जिसके बाद उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने 2 एजेंट को भी पकड़ा, जिन पर पैसे लेकर फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने का आरोप है। बताया यह भी जा रहा है कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड महबूब खान नाम का आरोपी है और उसी के इशारे पर यह सारा गोरख धंधा चल रहा था। लेकिन पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाकर बाकी एजेंट समेत महबूब को भी धर दबोचा। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुलिस ने देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी की थी। शुभेंदु अधिकारी को सोमवार को सीआईडी ने तलब किया।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी ने उनके गार्ड की मौत के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। सीआईडी ने शुभेंदु को सोमवार को पेश होने को कहा है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कमलनाथ को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत बताई जा रही है। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर दर्ज की है। सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने दुर्घटना से मौत के कारण से इनकार किया है और अभी तक मुंबई पुलिस को भी कुछ संदिग्ध नहीं लगा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया गया है कि जिस वक्त आग लगी उस दौरान फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे। जो वक्त रहे थे वहां से बाहर निकल गए और उनके निकलते ही आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। थोड़ी ही देर में वहां से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। आग से साथ उठने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया। हादसे की खबर तुरंत दमकल विभाग को दी गई और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंच गई। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें लीसा रखा हुआ था। लीसा चीड़ के पेड़ से निकलने वाला ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है जिससे कई चीजें बनाई जाती है। इसी लीसे की वजह से आग तेजी से भड़की जिसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। पानी पहुंच नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, अभी काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। बताया गया कि कुछ घंटे की मेहनत के बाद आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है, लेकिन तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। बिहार के कटिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षकों ने रोचक तरीका अपनाया है। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसके लिए शिक्षक उन्हें नाव पर ही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। दरअसल पानी भर जाने की वजह से गांव के लोग सड़क पर ही झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में वहां रह रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए नाव के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं बची है। एक तस्वीर ऐसा दिखा रहा है जिसे तस्वीर से देखकर आप समझ जाएंगे अब सुदूर इलाके में भी शिक्षा का क्या महत्व है। दरअसल खुले आसमान के नीचे ये शिक्षा व्यवस्था एक नाव में चल रहा है और यानी नाव में पाठशाला। वजह क्या है जरा समझ लीजिए। ये जो मनिहारी का इलाका है यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगा पानी ही पानी है और इस इलाके में कभी जो ट्यूशन क्लास चलता था और लेकिन अब उस इलाके में पूरा पानी पानी है, इसीलिए जगह कोई बचा नहीं। तो गांव के ही जो शिक्षित युवक है वो नाव में इस तरह का पाठशाला चला रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से दूर न रह जाए। कनाडा के ओंटारियो से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां दो मालगाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई जिसने लोगों में दहशत भर दी। बताया यह गया है कि इस रेल हादसे में ट्रेन के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए और वो इधर उधर जा गिरे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि इस हादसे में रेल की पटरी को भी काफी नुकसान पहुंचा। दोनों मालगाड़ियों के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक दूसरे से अलग होकर दूर जा गिरे। ये हादसा इतना भयानक था कि उसकी वजह से ट्रेन के डिब्बों में काफी टूट-फूट हो गई। हादसे के बाद वहां बचाव कर्मियों की पूरी टीम पहुंची। उन लोगों ने उस जगह को बारीकी से देखा जिसके बाद वहां साफ सफाई का काम शुरू किया गया। इस बीच खबर आई कि हादसे की वजह जानने के लिए इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है।